Welcome students. Today's topic is cash and discount column cash book under two column cash book. दो खाने वाली रोकर वही के अंतर्गत आज हम आपके सामने में कैश और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक की जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें समझने के लिए है। नंबर एक तो जब बिजनेस का आकार प्रकार थोड़ा बड़ा होता है, मीडियम साइज बिजनेस की बात हम करते हैं, तो उसके यहाँ कैश के दो रूपों का इस्तेमाल होता है। कभी कभी वह कैश और डिस्काउंट का लेन देन अपने यहाँ करता है, तो कभी कभी कैश की एक्सेप्टेबिलिटी रहती है तब भी, या चेक के रूप में पेमेंट मिलता है तब भी डेली का डेली कलेक्शन बैंक में जमा किया जाता है और वहीं से पैसा निकाल करके पेमेंट किया जाता है। साथ में डिस्काउंट की भी परिस्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक बनाया जाता है। एक तीसरी परिस्थिति है जहां पर कि कैश के दो रूपों का इस्तेमाल होता है। वो है कि हम लेन देनों के लिए, परचेजेज और सेल के लिए, या सेल के कंडीशन में हम कैश भी लोगों से लेने की स्थिति में रहे और साथ ही साथ चेक ड्राफ्ट के रूप में भी पेमेंट मिलता है, तब भी हम लेने की स्थिति में रहते हैं। या पेमेंट करने में भी हम कैश से भी पेमेंट करें और चेक ड्राफ्ट के रूप में भी पेमेंट करें। तो ऐसी परिस्थिति में जो कैश बुक बनाया जाता है, हम उसे कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक कहते हैं। इन तीनों परिस्थिति में कैश के दो रूपों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा बिजनेस का साइज मीडियम साइज है तो स्वाभाविक तौर पर हम बढ़े हुए काम को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एम्प्लॉई अपॉइंट करके रखते हैं। और न सिर्फ एम्प्लॉई अपॉइंट करते हैं, ऑनेस्ट एम्प्लॉई अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ ऑनेस्टी का सिस्टम भी मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। रिजल्ट में जो भी कलेक्शन आता है, हम सिस्टम बना देते हैं कि उस कलेक्शन से कैश के रूप में कोई भी एक्सपेंस नहीं किया जाएगा। डेली का डेली कलेक्शन बैंक में हम जमा करेंगे और जो भी एक्सपेंसेस होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विथड्रू कर दिया जाएगा फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड देन एक्सपेंसेस मीट, और एक्सपेंसेस को किया जाएगा। इससे एक और फायदा होता है, अगर रखे हुए पैसे से हम खर्च करें तो ऐसी स्थिति में मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एक्सपेंस हो जाता है, ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर प्लान करके बैंक से निकाल करके हम खर्च करें तो बचत भी होती है, इससे खर्च में बचत भी होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो भी हो, ये परिस्थितियां हैं जबकि हम टू कॉलम कैश बुक के उपयोग की बात करते हैं। और हमारा ये वीडियो, प्रेजेंट वीडियो, आज का जो वीडियो है, उसमें से कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक की जानकारी दी जाएगी। जहां तक सब डिवीजन ऑफ टू कॉलम कैश बुक की बात करते हैं हम, मतलब टू कॉलम कैश बुक का मोर डिवीजन की बात करते हैं, तो उसमें तीन रूपों में उसे क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। पहला रूप है हमारा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। दूसरा रूप है जिसमें कि कैश और डिस्काउंट, कैश के दो रूपों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा रूप है बैंक एंड डिस्काउंट, जिसमें कि चेक ड्राफ्ट के रूप में या डेली का डेली कलेक्शन बैंक में जाना है, एक्सपेंस भी बैंक से होना है, और डिस्काउंट का भी प्रोविजन बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा रूप है जहां पर कि पार्ट पेमेंट हम कैश में लेते हैं और पार्ट पेमेंट चेक ड्राफ्ट में भी लेते हैं, या कभी कभी कैश से भी पेमेंट ले लेते हैं या चेक ड्राफ्ट के रूप में भी पेमेंट लेते हैं, साथ ही साथ पेमेंट करते भी हैं। तो उस कंडीशन में जो बुक बनाया जाता है, कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसे हम कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। अब इस टॉपिक को जानने के क्रम में बहुत जरूरी हो जाता है इन बातों को जानने का कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और वो रूल या नियम क्या है जिस पर कि ये अकाउंटिंग हमारा डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक डिपेंड करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम सिंपल कैश बुक बनाए थे, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आइदर सिंपल कॉलम, टू कॉलम और थ्री कॉलम। हर एक परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों को लिखा जाता है। इसके अलावे जैसा कि हम बतलाए, स्पष्ट नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कैश का दो रूप है, इसलिए अमाउंट कॉलम दो रूपों में डिवाइडेड होगा। इस टू कॉलम कैश बुक के कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में जो दो कॉलम होगा, दो पार्ट होगा, वो कैश और डिस्काउंट के नाम से होगा। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण नियम जो कि शुरू से हम आपको बतलाते चले आ रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शंस के लेन देनों में या क्वेश्चन के लेन देनों में, हर एक परिस्थिति में, हर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि कैश का लेन देन है या नहीं है।
अगर है तो कैश आ रहा है अथवा जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम कैश का रियल अकाउंट होने के नाते पता लगाते हैं लेन देनों से कि बिजनेस में कैश के आने की स्थिति है। अगर आने की स्थिति है तो डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे। अगर कैश जाने की स्थिति है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो कि पहले से भी जानकारी में है, ओनली नेम ऑफ रिलेटेड अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड। किसी भी तरह का कैश बुक हो, कैश नहीं लिखना है। कैश का कॉलम वाला कैश बुक है इसलिए उसमें कैश तो लिखने का है ही नहीं। रिलेटेड अकाउंट, अगर रमेश से पैसा मिला तो रमेश का नाम आएगा, सुरेश को पैसा दिया तो सुरेश का नाम आएगा, रेंट में पैसा जा रहा है तो रेंट का नाम आएगा, कमीशन में भी पैसा आ रहा है तो कमीशन का नाम आएगा, लेकिन कैश का नाम कभी भी नहीं लिखना है। और डिस्काउंट की जहां तक बात आती है, डिस्काउंट के लिए हमेशा आपको याद रखना चाहिए डिस्काउंट ऑलवेज इन द साइड ऑफ कैश और बैंक होता है। इसी कारण से जिस साइड में कैश की अकाउंटिंग करेंगे वहीं पर हम डिस्काउंट की भी अकाउंटिंग करेंगे। इसका रूल के अकॉर्डिंग भी काम करें, बात करें तो हम देखते हैं रुपया आ रहा है, नेचुरली जिसके यहाँ भी हमारा ड्यूज है, बकाया है, हम उसको कहते हैं या वो अपने समय पर आकर के या समय से पहले अगर आकर के पैसा देता है, समय से पहले विशेष रूप से अगर पैसा देता है तो हम हो सकता है उससे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के कुछ रिलीफ दे दे, कुछ पैसा उसको डिस्काउंट के रूप में अलाउ कर दे। या मान लीजिए कैश परचेजेस कोई कस्टमर कर रहा है तो हो सकता है उसको हम कुछ रियायत दे दें, डिस्काउंट देने की बात करें। तो जब हमें पैसा मिलता है तो डिस्काउंट हम पे करते हैं, देते हैं। कैश रियल अकाउंट है, आने से डेबिट करते हैं, और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और पे कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब उसे हम डेबिट में लिखेंगे। मतलब कैश भी डेबिट में और डिस्काउंट भी डेबिट में। जस्ट अपोजिट, अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, पेमेंट के कारण से कैश क्रेडिट में जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड होने के कारण, इनकम के कारण से उसे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब हम आपके सामने में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक का स्पेसिमेन बतलाने जा रहे हैं या प्रारूप बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कैश के लेन देनों में या बिजनेस में कैश के लेन देन की जब जिक्र करते हैं तो कैश इन यानी बिजनेस में पैसा आने की भी स्थिति होती है और जाने की भी स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर दोनों साइड का कॉलम बनेगा और हर एक साइड में ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए 4 कॉलम बनाए जाते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट्स के नाम से डेबिट में भी कॉलम बनेंगे और क्रेडिट में भी बनेंगे। और जहां तक 2 कॉलम कैश बुक की बात है, हम बार बार कहे हैं कि 2 कॉलम मीन्स कैश का 2 रूपों, कैश के 2 रूपों का यूज हो रहा है। इसी कारण से यहाँ पर जो है कैश एंड डिस्काउंट के रूप में कैश का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अमाउंट्स का डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया गया है कैश एंड डिस्काउंट के नाम से। अब सवाल है कि यहाँ पर लेन देनों को लिखते कैसे हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको पहले से हम आपको रूल के रूप में भी बतलाए हैं। यहाँ पर कैश इन की पोजीशन है, मतलब कैश इन इनटू बिजनेस, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में लिखना है। ईयर, मंथ और डेट लिखने के बाद पार्टिकुलर कॉलम में हम किसका नाम लिखेंगे तो रिलेटेड अकाउंट के नाम को लिखेंगे। कैश में कैश कभी नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में गुड्स सोल्ड, सामान बेचा गया, सामान बेचा गया है तो बेचने में हम जान रहे हैं सेल्स का रिलेटेड अकाउंट है, रिलेटेड अकाउंट का नाम यहाँ पर सेल्स के नाम से लिखा जाएगा, अमाउंट कैश में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है रिसीव फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड, एक्स से पैसा मिला और छूट हमने दिया, पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपेंस लॉस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। नाम किसका आएगा तो बस एक्स के नाम में दोनों के अमाउंट को लिखेंगे, कैश कैश में, डिस्काउंट डिस्काउंट में। अब क्रेडिट साइड में कैसे लिखा जाता है तो क्रेडिट साइड में भी ईयर, मंथ, डेट लिखने के पश्चात रुपए जाने की स्थिति है, बिजनेस से आउट होने की स्थिति है तो क्रेडिट में लिखेंगे, नेम ऑफ रिलेटेड अकाउंट की अकाउंटिंग की जाती है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में है गुड्स परचेज्ड, सामानों को खरीदा है, नेचुरली कुछ नहीं मेंशन है, नाम नहीं है, मतलब कैश में परचेज किया है, पैसा जा रहा है, परचेज करेंगे तो कैश के आउट होने की पोजीशन है इसलिए लिखेंगे रिलेटेड अकाउंट का नाम परचेजेस और अमाउंट लिखेंगे कैश में। अगला एग्जांपल है रेंट पेड बाय रेंट अकाउंट, पैसा रिलेटेड अकाउंट रेंट है, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड टू वाई एंड डिस्काउंट रिसीव, वाई को पैसा दिया और छूट मिल रहा है, पैसा दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है इनकम का रूप है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, नाम आएगा रिलेटेड अकाउंट का वाई। इस तरीके से पूरे लेन देनों को लिखने के बाद लास्ट में हम डिफरेंस निकालेंगे कैश का कैश से, कैश का डेबिट टोटल और कैश का क्रेडिट टोटल में डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट में कमी होगी,
उस कमी को बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। डिस्काउंट की टोटलिंग बैलेंसिंग या डिफरेंस नहीं निकाला जाता है, इसलिए क्रॉस करके हम आपको दिखलाए हैं। और अंत में हम टोटलिंग करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यही प्रारूप है। इस तरीके से ही कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक बनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है इस नमूना या परिस्थिति को सभी नियम तौर तरीकों या याद रखने या योग्य बातों को समझने के पश्चात जरूरी हो जाता है कि एक एग्जाम्पल से इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर के बातों को और हम स्पष्ट करें। दो महत्वपूर्ण बातें तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में याद रखना है। सबसे पहली बात कि कैश ट्रांजेक्शन्स को ही अकाउंटिंग में लिखते हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के कैश बुक में भी लिखते हैं। कैश आने से डेबिट में लिखा जाता है, जाने से क्रेडिट में, और डिस्काउंट हमेशा कैश के ही साइड में लिखा जाता है। इन बातों को हमेशा याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन में है डिफरेंट डेट में डिफरेंट ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला May 1 को कैश इन हैंड है या कैश बैलेंस, किसी भी नाम से दिया जा सकता है, इसलिए हम दोनों नामों को ले लिए। बॉट गुड्स फॉर कैश है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, कैश डिपॉजिटेड इनटू इलाहाबाद बैंक है, गुड्स सोल्ड टू राधा है। गुड्स सोल्ड टू राधा, याद रखिएगा यहाँ पर नाम आ गया है लेकिन कैश है और क्रेडिट का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राधा एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, साफ लिखा है क्रेडिट में परचेज किया, इसकी भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कैश सेल्स, फिर गुड्स रिटर्न टू रवि, पेड टू रवि इन फुल सेटलमेंट, सोल्ड टू मोहन, परचेज्ड फर्नीचर, पेड वेजेस, रिसीव्ड कमीशन, received from Mohan in full satisfaction, withdrew for personal use, paid for rent। ये हमारा May 1 to 30th May तक का ट्रांजेक्शन दिया गया, उसके अमाउंट दिए गए हैं। इससे आपको बनाने के लिए बोला गया है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। तो हम जब कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं पहले तो 4 कॉलम डेबिट और 4 कॉलम क्रेडिट के लिए बनाएंगे। उसमें से चौथा कॉलम अमाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट में उसका डिवीजन हो जाएगा कैश और डिस्काउंट के नाम से। इस तरीके से कॉलम बन जाने के बाद हेडलाइंस लिख देने के बाद हम ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे। तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा जो था उसमें था कि पहले से हमारा कैश इन हैंड है या कैश बैलेंस है। तो बैलेंस है, कैश जैसा कि मतलब रियल अकाउंट है, एसेट्स का रूप है, बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ कैश बचेगा ही, मीन्स एसेट्स का रूप है, इसलिए साइड ऑफ अकाउंटिंग डेबिट होगा। तो बैलेंस बीडी जब भी हम लिखेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश के कॉलम में अमाउंट कैश के लिए हमेशा याद रखना है जो कि 8000 से दिया गया था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है, ट्रांजेक्शन में दिया गया है गुड्स परचेज्ड, सामानों को खरीदा गया है, पैसा से खरीदा गया है, इसमें पैसा जाने की स्थिति इसलिए क्रेडिट साइड में लिखे हैं बाई परचेजेस अकाउंट ₹1000 से। नेक्स्ट है हमारा 4 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, पैसा से सामान बेच रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट रिलेटेड अकाउंट आएगा, अमाउंट है 500 से। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड विथ बैंक, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बिजनेस से पैसा जाने की स्थिति है। बस हमें हमेशा अपने आप को बिजनेस में एस्टैब्लिश करके रखना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट से देखना है कि पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। तो जब बैंक में जमा करेंगे तो नेचुरली बिजनेस का पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से आउट होने की स्थिति है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब रिलेटेड अकाउंट कौन सा होगा, कैश का कॉलम है इसलिए कैश नहीं लिख सकते हैं, कहाँ पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक में, इसलिए रिलेटेड अकाउंट बैंक लिखेंगे ₹400 से। नेक्स्ट है हमारा राधा से पैसा मिल रहा है 7 तारीख को, 250 कैश का और ₹50 डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू राधा, कैश में 250 और ₹50 डिस्काउंट में। नेक्स्ट है 15th May को कैश सेल्स है 1500 से, तो सेल्स अकाउंट 1500 से। नेक्स्ट है रवि को पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, रवि से हम सामान खरीदे थे 1000 का, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन था इसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं थी। फिर रवि ने 200 का सामान वापस कर दिया था तो उसके यहाँ ड्यूज कितना है 800 में वो फुल सेटिस्फैक्शन में पेमेंट कितना कर रहा है जस्ट 700। रवि को हम पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी हमने रवि से परचेज किया था, रवि का सामान लौटाए थे ₹100 से और हम रवि को पेमेंट कर रहे हैं ₹700 और जबकि ड्यूज है उसका 800, तो ₹100 डिस्काउंट है क्योंकि फुल सेटिस्फैक्शन या इन फुल सेटलमेंट रहता है
तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर परचेज 800 से, इसलिए पैसा जाने की स्थिति है क्रेडिट में लिखेंगे। वेजेस पेमेंट में पैसा जाने की स्थिति है क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड है, पैसा आने की स्थिति है डेबिट में लिखेंगे, रिलेटेड अकाउंट कमीशन अकाउंट होगा। फिर मोहन से पैसा मिल रहा है इन फुल सेटिस्फैक्शन, तो मोहन को हमने क्रेडिट में सेल किया था 2350 रुपीज से, उसमें से वो 2150 रुपीज का पेमेंट कर रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, डेबिट में लिखेंगे। और फुल सेटिस्फैक्शन है या इन फुल सेटलमेंट है, तो इस कारण से अब कोई उसके यहाँ बकाया नहीं है, तो डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसलिए उसे हमने 200 रुपीज डिस्काउंट के कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट है पर्सनल यूज के लिए प्रॉपराइटर या बिजनेसमैन ने निकाला, इसलिए बाय ड्राइंग्स के नाम से बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे। रेंट पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, पैसा जा रहा है रेंट के नाम से। लास्ट में हम टोटलिंग करेंगे, कैश की टोटलिंग डेबिट साइड में हमेशा ज्यादा रहता है, इसलिए डेबिट में की टोटलिंग कर लेंगे, क्रेडिट की टोटलिंग रफ में कर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को हम कैश के कॉलम में लिख देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। जैसा कि बतलाया, कैश का हमेशा डेबिट अमाउंट ज्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है, इसलिए बैलेंस सीडी जब भी आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। और डिस्काउंट के बारे में जैसा कि पहले ही बतलाया, सिर्फ टोटलिंग करके छोड़ देना है, डेबिट टोटल डेबिट में, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में, चाहे अमाउंट इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, उसमें बैलेंसिंग कभी भी नहीं करना है। और लास्ट में सब कुछ लिखने के बाद, टोटलिंग करने के बाद, जो बैलेंस सीडी है मंथ के लास्ट डेट में उसको लिखते हैं, और उसे फिर हम अपोजिट साइड में नेक्स्ट डेट में बैलेंस बीडी के नाम से ले जाते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में बैलेंस सीडी है, इसलिए डेबिट में बैलेंस बीडी के नाम से 8000 उसी बैलेंस अमाउंट को ले आकर के जून 1 को हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इस प्रकार से कैश एंड डिस्काउंट कॉलम से संबंधित जितनी जानकारी संभव थी हम आपको इस वीडियो में दे चुके हैं, बिल्कुल उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ पूरी जानकारी प्रेजेंट किए हैं। फिर भी आपकी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप आवश्यक रूप से उस समस्या को वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल में आंसर देने का कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी कारण से हम कहेंगे कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आवश्यक रूप से कीजिए। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक पर होगा। थैंक यू।